हेलो एवरीवन। धमाकेदार सीरीज़ ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन इन्वायरमेंट में आपका स्वागत है। आज ये आपका सेकंड पार्ट है जिसमें आप जो इन्वायरमेंट के जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के, उससे नेक्स्ट आगे जो कर लिया था, ये उसका एक सेकंड वीडियो है, ये सेकंड पार्ट है। चलिए, तो क्वेश्चन कल हमने 30 तक कर लिए थे, आज देखते हैं 31 में क्या है। क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट: Import and Export Control Act 1947, Mining and Mineral Development Customs Act, and India Forest Act 1927. Which one of the following act has the relevance to bearing on the biodiversity conservation in the country? मेन वो ये पूछना चाहता है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे कौन कौन से एक्ट्स हैं जिनका रिलेवेंस है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो अब आप देखिए, जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से की बात करें तो अगर कोई भी मटेरियल यहाँ से जा रहा है, कोई भी हजार्डस मटेरियल आ रहा है, तो वो क्या है, उससे बायोडाइवर्सिटी को कंसर्न है। तो ठीक है, इन मतलब एग्जैक्ट हमको बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन हम ये तो अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, बायोडाइवर्सिटी का इफेक्ट तो बहुत बड़ा ब्रॉड, एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है, बहुत ब्रॉड टर्म है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी हमारे यहाँ अदर कंट्रीज से क्या आ रहा है, क्या केमिकल आ रहा है, क्या चीज़ें आ रही हैं, या हम अपनी कंट्रीज से दूसरी कंट्रीज़ में कोई हजार्डस मटेरियल तो नहीं भेज रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कंट्रोल आएंगी। तो ठीक है, ये तो थोड़ा सही सा लग रहा है। दूसरा बी देखें, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट, बिल्कुल माइनिंग कर रहा है, ये सब क्या है, सॉइल पॉल्यूशन वगैरह होता है, ये भी सही है। तीसरा है कस्टम्स एक्ट, कस्टम्स एक्ट बिल्कुल ये भी आ जाएगा। एंड फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये भी है। सो आंसर विल बी 1 2 3 दोनों ही होना चाहिए। तो इसमें देखिए आप आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि अगर आपको पता भी नहीं है तो आपको एक अनुमान लगाना है कि क्या वो चीज़ें उससे रिलेट करती है या नहीं। मतलब कुछ अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन आपको लग रहा है कि टफ सेट किया है, तो वो कोई ना कोई आपको क्लू देगा कि आपको उस क्लू से आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन लगा के, आपको थोड़ी सी अपनी तिकड़मबाजी लगा के उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत होगी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डस नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इंडियन एग्रीकल्चर? भाई कैसे हेल्प करती है, आपको ये बताना है। पहले देखते हैं, पहला ऑप्शन है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी चेक द बायोपायरेसी एंड प्रोटेक्ट द इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज। अच्छा, हो सकता है यही करता होगा, या मतलब ऐसे, मतलब बहुत ही जनरल स्टेटमेंट लग रहा है, ऐसा हमें हटाने का भी नहीं भी पता है तो आप इसको छोड़ दीजिए, कहते कुछ देखते हैं। दूसरा है एनबीए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी डायरेक्टली मॉनिटर एंड सुपरवाइज द साइंटिफिक रिसर्च ऑन द जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप प्लांट। डायरेक्टली ये क्यों करेगी भाई, ये तो परमिशन वगैरह देती है, एक्ट के थ्रू बनाई गई ये एक स्टैचुरी बॉडीज़ होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बिग स्टेटमेंट लग रहा है। ठीक है, तो बी अगर हम काटेंगे तो ऑप्शन बी कटा, ऑप्शन डी कटा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एप्लीकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड टू जेनेटिक बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कैन नॉट बी मेड विदाउट परमिशन ऑफ एनबीए। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही है। एक्चुअली होता क्या है कि जीएम क्रॉप जो उगाते हैं, अगर कोई भी नई जीएम क्रॉप को कल्टीवेट करना है, उसका प्रोडक्शन करना है, कुछ भी करना है, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से प्रायर परमिशन लेना इज़ अ कंपलसरी। ठीक है, तो उसी तरीके से है, ये बायोपरेसी प्रोटेक्ट करता है इंडिया का जो जेनेटिकली या जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज वगैरह हैं उसको इंडिजिनसली उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इसमें आंसर होगा 1 और 3। तो आंसर विल बी आंसर विल बी 3। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 33। इसमें देखिए, यस, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 वाज इनेक्ट इन द कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए भाई, जो एनजीटी है वो किससे रिलेट करता है या उसके प्रोविजंस क्या क्या है, ये आपको देखना है। पहला, राइट टू हेल्थ इन्वायरमेंट कंस्ट्रक्ट एज अ राइट पार्ट ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21। यस,
इसी के थ्रू ही जो भी एनजीटी बनाई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 2010 के एक्ट से बनाई थी, उसका मेन पर्पज़ ये था कि आर्टिकल जो 21 है लाइफ से रिलेटेड, इसमें हमारा राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट भी एक हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो उसी के थ्रू ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सेकेंड है द प्रोविजन ऑफ ग्रांट फॉर राइजिंग द लेवल ऑफ एडमिशंस इन शेड्यूल एरिया फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब अंडर आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 इससे तो रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो 2 ऑप्शन हमको इररिलेवेंट लग रहा है। थर्ड देखें, पावर एंड फंक्शन ऑफ ग्राम सभा एज मेंशन अंडर आर्टिकल 243A। तो इसका ग्राम सभा का इससे क्या रिलेशन होना चाहिए, हमें ये देखना है। तो ये भी एक वेग स्टेटमेंट है, तो 1 कटा और 2 कटा, मतलब ओनली 1 आंसर इज राइट। Okay, next we will move 34. If national water mission is properly and completely implemented, how will it impact the country? कि अगर नेशनल वाटर मिशन है, अगर इसको पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आपको ये देखना था। तो इसमें है पार्ट, जो पहला ऑप्शन है कि पार्ट ऑफ वाटर नीड ऑफ अर्बन एरिया विल बी मीट थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट वाटर। बिल्कुल, अगर वाटर की कमी हो रही है और अगर आप नेशनल वाटर मिशन ला रहे हो तो आपका मेन पर्पज़ क्या होगा कि पानी की कमी हो रही है तो हम उसको कंजर्व करें, और अगर हमें ज़रूरत है तो जो हम वाटर यूज़ कर रहे हैं उसको हम फिर से रिसाइकिल करके उसको रीयूज़ कर सकें। चलिए, सेकेंड ऑप्शन है जब वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ कोस्टल सिटीज़ विद इन एडुकेट अल्टरनेटिव रिसोर्स ऑफ वाटर विल बी मीड बाई अडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी दैट अलाउ फॉर यूज़ ऑफ ओशन वाटर। हो सकता है कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं, अगर वहाँ पे प्रॉपर वाटर नहीं है तो वो ओशन वाटर को भी साफ़ करके उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है उनके द्वारा। थर्ड ऑप्शन देखें, ऑल रिवर्स ऑफ हिमालय ओरिजिन विल बी लिंक्ड टू द रिवर ऑफ पेनिनसुलर। भैया सारी हिमालय रिवर्स को आप पेनिनसुलर से कैसे लिंक कर सकते हैं, बहुत कॉस्ट होगी, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट तो बहुत ही वेग है, अगर थर्ड करोगे तो सी कटा और डी कटा, और आपने देख लिया है 1 2 आपका सही है, चौथा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आंसर हो जाएगा बी 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव 35 क्वेश्चन। इसमें होगा बायोमास गैसिफिकेशन इज कंसीडर टू बी वन ऑफ द सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू द पावर क्राइसिस इन इंडिया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, बायोमास जो गैसिफिकेशन है उससे रिलेटेड आपको बताना है कि ये सस्टेनेबली यूज़ किया जा रहा है, वाटर क्राइसिस में इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है, ये क्या सॉल्यूशन दे सकता है, ये आपको चीज़ें बतानी है। तो इसमें 35 में हम देखेंगे, पहला है कोकोनट सेल, ग्राउंडनट शेल एंड राइस हस्क कैन बी यूज एज ए बायोमास गैसिफिकेशन। बिल्कुल, एक्चुअली बायोमास होगा क्या, बायो से ही पता चल रहा है कि कोई जो इन्वायरमेंट है उसी से कोई चीज़ आई होगी, ठीक है। तो ये जो भी जो राइस हस है, ग्राउंड नट सेल्स हैं, ये कोकोनट सेल्स हैं, ये क्या है, ये आपका जो वेस्ट मटेरियल है वह है, उसका इस्तेमाल आप बायोमास गैसिफिकेशन में कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। सेकेंड ऑप्शन देखें, द कंबस्टिबल गैसेज जनरेट फ्रॉम बायोमास गैसिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। ठीक है, एक आपको ये बात पता चल गई, मैंने कल बताया था आपको, जहाँ पे भी ऐसे स्टेटमेंट मिले, ओनली, ऑल, ऑलवेज, ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा आप अपने आप को सतर्क हो जाइए। और थर्ड ऑप्शन देखते हैं इसका, द कंबस्टिबल गैसेज जनरेट फ्रॉम द बायोमास gasification can be used for direct heat generation but not in internal combustion engine। yes, इसका जो भी जो कंबस्टिबल गैसेस होती हैं, उन जो बायोमास गैसिफिकेशन से रिलीज़ होती है, उनका इस्तेमाल डायरेक्ट हीट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इंटरनल कंबशन इंजन में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन क्या था, 2 हम ओनली की वजह से गलत, तो ये भी गया, और 3 इज़ राइट आंसर, सो आंसर विल बी सी 1 और 3 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। इसमें देखिए, द एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन इज इंक्रीज, वाई इज दिस फिनोमिना इज कॉज्ड आर कंसर्न। भाई एसिडिफिकेशन ओशन का बढ़ रहा है तो क्या कंसर्न है, आपको वो बताना है। पहला है ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कॉलकैलियस
फाइटोप्लैंक्टन विल बी एडवर्सली इफेक्टेड, यस बिल्कुल, डाइवर्सिटी तो इफेक्ट हो ही रही है, तभी हमारा एक कंसर्न है कि भाई ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सेकंड है द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ्स विल बी एडवर्सली इफेक्टेड, यस हमें ये भी कंसर्न है। नेक्स्ट है आपका द सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स दैट हैव फाइक्लोप्लैंक्टोनिक लार्वा विल बी एडवर्सली इफेक्टेड। कोई भी अगर एनिमल है, अगर वो किसी प्लांट पर बेस्ड है, अगर प्लांट ही खत्म हो जाएगा तो वो एनिमल को भी तो थ्रेट हो जाएगा, वो भी तो एडवर्सली इफेक्ट होगा, यस। फोर्थ द क्लाउड सीडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड विल बी एडवर्सली इफेक्टेड, यस अगर ओशिफिकेशन बढ़ जाएगा तो जो क्लाउड वगैरह है उसकी फॉर्मेशन बनने में दिक्कत होगी और क्लाउड की जो सीडिंग है उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब चारों ऑप्शन इज राइट, सो आंसर विल बी 1, 2, 3 एंड 4। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव, यस चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 37। इसमें क्या है, द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज इज एब्जॉर्ब, कि अगर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ने से जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि ये क्या एब्जॉर्ब करता है, द वाटर वेपर ऑफ द एयर एंड रिटेन इट्स हीट, अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन, ऑल द सोलर रेडिएशन। देखिए सन रेज से जो भी रेडिएशंस अर्थ तक आती हैं, यूवी रेडिएशंस, आईआर रेडिएशंस, तो इनमें होता क्या है कि जो अर्थ पे यूवी आईआर रेडिएशंस आती हैं, जो आईआर रेडिएशंस हैं वो यहाँ पे आके ट्रैप हो जाती हैं और उन्हीं की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट या भी जो ग्लोबल वार्मिंग है ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमें वही ढूंढना है इंफ्रारेड रेडिएशंस कहाँ है, तो इसमें है इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, इनको एब्जॉर्ब किया जाता है, तो आंसर विल बी डी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 38 क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया विच वन ऑफ द क्लियर टाइगर रिजर्व। उन्होंने कहा है कि ये जो 4 आपको प्रोटेक्टेड एरियाज दिए गए हैं उनमें ऐसे आपको बताना है कौन सा है जो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। पहला बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर नेशनल पार्क या जो भी होगा, भीतरकनिका, मानस और सुंदरबन। ठीक है, अब आप ये देखो कैसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप सुनते ही नहीं हो कि वहाँ पे टाइगर होंगे। ठीक है, बांदीपुर कहाँ पे है, कर्नाटका में, तो साउथ में टाइगर्स हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन तो आपका कट गया कि ये तो नहीं होना चाहिए। मानस कहाँ है, आसाम में, यहाँ पे भी है, तो ये भी नहीं होगा। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इस जगह पे टाइगर नहीं पाए जाते, इसीलिए इसको जो क्या कहेंगे टाइगर रिजर्व भी चेंज नहीं किया गया है। तो आंसर विल भी क्या हो जाएगा आपका, ओ सॉरी आपको ये बताना है कौन सा है, मतलब जो बी ऑप्शन है भीतरकनिका है ये टाइगर रिजर्व में डिक्लेयर नहीं होगा, तो आपको देखना है 2 हटाना है। 1, 3 एंड 4 आंसर विल बी बी, मतलब कौन सा ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जिसको टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया गया है। तो भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है वहाँ पे टाइगर नहीं है, इसीलिए उसको टाइगर रिजर्व में नहीं चेंज किया गया है, इसीलिए हम 2 को अलग करके नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं 39 क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा हुआ है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग categories of the protected areas in India are local people not allowed to collect and use of biomass। मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जो नेशनल पार्क हैं उसमें से जो नेशनल पार्क है वो आपका क्या है, ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज है, वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, बायोस्फीयर तो है ही, बहुत बड़ा एरिया है, क्योंकि बायोस्फीयर कंजर्व करने के लिए जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना वो एक्चुअली मैप जो प्रोग्राम है उसके थ्रू मैन लोगों का पार्टिसिपेशन करके ही इस चीज़ को बनाया गया है। तो ह्यूमन पार्टिसिपेशन बायोस्फीयर में होता है, लेकिन नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पे ह्यूमंस अलाउ नहीं है, सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन टफ क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अगर आप दो स्पेसीज़ वो पहले से ही पूछा है। अगर आप मैंने बताया ना 30 स्पेसीज़ हैं, कुछ इंडेंजर्ड है, कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कुछ वल्नरेबल है। अगर आपने उनको याद कर लिया है तो आप 100% इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं या रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनमें बस
अगर किसी भी ऑप्शन पे आप खेल रहे हैं या देख रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि बहुत ज़्यादा नहीं, हर ऑप्शन से एक दो ऑप्शन आपको एलिमिनेट करने होंगे। जैसे हम बात करें, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। दूसरा आपका दिया हुआ है मास्क डियर, तीसरा रेड पांडा, एशियाटिक वाइल्ड लाइफ। अब इन चारों में से अगर आपको एक भी ये पता है कि कौन सी कैटेगरी में है, कौन सी कैटेगरी में नहीं है, तो आपको ऑप्शन तक पहुंचने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें, जैसे हमको ये पता है कि जो कश्मीरी स्टैग है, जिसको हम हंगुलवी कहते हैं, जो कि कश्मीर का नेशनल वो स्टेट एनिमल है, वो आपका किस में आता है? हाँ, किस में आता है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आता है। तो आप बी ऑप्शन को गलत कर दीजिए कि बी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप फिर देखो, जैसे स्नो लेपर्ड वगैरह है, आप या रेड, हाँ ठीक है। तो या आप जैसे बात करो चीतल की या स्वैम्प डियर की अगर बात करें, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, या जो आप ऐसे भी कह सकते हो, मैं कुछ आपको स्पीसीज़ बता देती हूँ जिससे आपको एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा। जैसे आप रेड पांडा देख लीजिए, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। कश्मीर जो स्टैग है, जिसको हंगुलवी कहते हैं, ये भी आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। अगर हम इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में देखेंगे, जैसे रेड पांडा आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। लायन टेल मॉस्क है, ये भी आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। मस्क डियर, ये भी आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। एशियाटिक वाइल्ड एश, ये भी आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आता है। और अगर हम देखें, जैसे चीतल सुना होगा आपने, ये जो चीतल है वो आपका लीस्ट कंसर्न में है, ठीक है। तो आप देखिए कि चीतल कहीं है, तो चीतल आप देखोगे, यस, डी ऑप्शन में चीतल है, जबकि लीस्ट कंसर्न है और पूछा है आपसे इंडेंजर्ड, तो आप डी ऑप्शन को इस तरीके से अलग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जैसे आप कहें स्वैम्प डियर, जो स्वैम्प डियर है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है। स्वैम्प डियर चेक करिए कहाँ पे है, यस स्वैम्प डियर, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी इंडेंजर्ड में है, मस्क डियर भी है, रेड पांडा भी है और एशियाटिक एश भी है, गधा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए एक्चुअली ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन आपको इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपके पास यही है कि अभी यहाँ पे आप देखोगे 10-12 स्पीसीज़ हैं, तो आप इनका कंजर्वेशन स्टेटस देख लीजिए, और ये स्पीसीज़ कहाँ की नेटिव्स हैं, इनकी पॉपुलेशन कहाँ पे है, इसको आप थोड़ा सा देख के एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपके लिए ये चीज़ें आसान होगी। अगर यूपीएससी बार बार वही 20-30 स्पीसीज़ है वहाँ आसपास, क्योंकि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या इंडेंजर्ड है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या वर्ल्ड की जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कंजर्व करने में बहुत सारी स्कीम्स वगैरह प्रोग्राम चल रहे हैं, तो यूपीएससी भी उन्हीं पे मोस्टली फोकस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 41 क्वेश्चन में क्या है, yes, the millennium ecosystem assessment describe the following major categories of ecosystem service providing, supporting, regulating, preserving and culture. Which one of the following is supporting system? भाई ये जो हमारा सिस्टम है, मिलेनियम इकोसिस्टम है, वो बहुत सारी टाइप की हमें सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आपको बता रही हैं। तो ये जो सर्विस है वो कैसे सपोर्ट करती हैं, ये जो सर्विस हैं वो हमारी लाइफ को कैसे सपोर्ट कर रही हैं, ये बताना है आपको। पहले प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, हाँ, और आपको सबसे यस सही सा लग रहा है। दूसरा कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट एंड डिसीजेस, ये भी ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल एंड ड्रॉप पॉलिनेशन, यस, और मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए अब यूपीएससी ने कितना मतलब सही ऑप्शंस बनाए हैं। आप मतलब किसी भी देखो, अगर आप पहला ही ऑप्शन पढ़ोगे और आप जल्दी में होगे तो आप ऑप्शन ए लगा के चले जाओगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सबसे बेहतर डिस्क्राइब करना है कि सबसे बेहतर सर्विस क्या है जिसके अंदर सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो प्रोडक्शन फूड एंड वाटर, ठीक है, ये तो होता है। नेक्स्ट देखेंगे कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट्स एंड डिसीज़, ये भी ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल एंड क्रॉप पॉलिनेशन, ये सबसे एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए पॉलिनेशन, और वो भी क्रॉप पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे एक न्यूट्रिएंट साइकिल बनती रहेगी, ह्यूमन बींग्स आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, एनिमल प्लांट्स जो भी हैं ये सारी चीज़ें आसानी से सर्वाइव कर सकती हैं, और हम एक दूसरे की जो डिमांड्स हैं उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
42 जिसमें है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑन्ट्रीलॉप्स, ऑक्रीज एंड चीरू। ठीक है, ये दो स्पेसीज हैं। एक्चुअली एक स्पेसीज़ है वो आप हॉट एरिया में रहती हो, जो दूसरी चेरू स्पेसीज़ है वो आप सिंपल कह सकते हैं डेजर्ट एरिया में या कोल्ड डेजर्ट और जो कोल्ड माउंटेन वगैरह हैं वहाँ पे रहती है। तो आपको वही ढूंढना है। ठीक है, पहला है ऑरेक्स इज adapted to live in hot and arid areas, whereas chiru is adapted to live in steppes and semi desert area to cold high mountains। यही मैंने पढ़ा था। ठीक है, कि जो ऑरिक्स होते हैं वो आपके हॉट और एरिड एरियाज में रहते हैं, और जो आपके स्टीप्स या जो चीरू हैं वो आपके डिजर्ट वाले एरियाज में रहते हैं। सो हमें आंसर ए सही रहा। दूसरा देख लें, ऑरिक्स इज poached for its anthealth where chiru is na. Oryx exists in the western India only where chiru exists in no only गए, ये भी नहीं, तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए जोग्राफिकल एरिया। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट है, नुकसान है। पहला ग्लोबल वार्मिंग, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियन। अब ये जो फोर्थ ऑप्शन देखो कि भैया अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इन्वायरमेंट को क्या नुकसान हो जाएगा। यार अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ज़्यादा ही सही होगा, जो साइकिल है वो सही चलेगी। नेचर सारी चीज़ों को बैलेंस किए हुए है। आपके नॉन वेजिटेरियन होने से ऐसा नहीं है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है या पॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा। नो नो नो। तो फोर्थ तो एकदम बकवास स्टेटमेंट है। फोर्थ काटोगे डी खत्म सी खत्म। और ये दो ग्लोबल वार्मिंग, यस ये सही है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट्स, यस जो हैबिटेट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेगमेंट हो रहे हैं जिसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी वो बहुत ज़्यादा लॉस हो रही है। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज़ अगर आ जाती है तो वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज़ है उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट वी विल मूव 44। यहाँ पे हम देखेंगे यस कंसीडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। वो पूछ रहा है कि कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। कंट्रोल बाउंडिंग, relay cropping, zero tillage. In the context of global climate change, which of the above help in carbon sequestration storage in soil? कौन सी ये जो 3 एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दी गई हैं इनमें से कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करेगी। पहला कंटोर जो बाउंडिंग होती है, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो वाटर वगैरह जो लॉस है उसको इस तरीके से जो फार्मिंग है कि यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे फार्मिंग की जा रही है, फिर थोड़े दूर के बाद यहाँ पे फार्मिंग की जाती है और इस तरीके से कुछ ब्रेकेज वगैरह लगा दिए जाते हैं जिससे कि वाटर के स्टोरेज को बचाया जा सके। लेकिन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से इसका कोई भी लेना देना एक मिनट हेल्प ग्लोबल क्लाइमेट विच ऑफ कार्बन, यस ठीक है। तो आपको ये बताना है जी। तो देखते हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी मेथड या कौन कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो हमारी बेहतर है। देखिए कंटोर बाउंडिंग में क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक फील्ड है, फिर उसमें से थोड़ा सा एरिया छोड़ दिया जाएगा, फिर एग्रीकल्चर के लिए जो भी क्रॉप वगैरह लगाई जाएंगी यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ इस जगह पे जो कार्बन है वो सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता है। तो 1 ऑप्शन तो आपका एकदम राइट है। सेकंड में देखेंगे रेले क्रॉपिंग। एक्चुअली रेले क्रॉपिंग में क्या होता है कि ये आपका ऐसे फील्ड है, इसमें यहाँ पे अगर आपने लगा दिया है एग्रीकल्चर तो फिर कुछ एरिया छोड़ दिया, फिर यहाँ पे अगर आपने क्रॉपिंग का कल्टीवेट कर दिया है यहाँ पे, फिर इस तरीके से ये रेले एक लाइन में इस चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे कहते हैं यहाँ ये इसका भी यूज़ होता है जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और जीरो टिलेज में भी, कि क्योंकि जीरो टिलेज में आपको करना ही नहीं है, जोतना नहीं है अपने खेत को, तो ये भी हेल्प करता है। तो आंसर विल बी सी ऑल 1 2 3। ठीक है। नेक्स्ट विल बी 45 क्वेश्चन। what would happen if phytoplanktons of a ocean is completely destroy for some reasons? कह रहा है कि अगर फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ओशन के, अगर वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है ओशन एज अ कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली इफेक्टेड। यस ओशन
इफेक्ट होगा। सेकेंड आपका आता है द फूड चेन इन द ओशन वुड बी एडवर्सली इफेक्टेड, येस। द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर वुड ड्रास्टिकली, देख रहे हो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, एक्सट्रीम टर्म, एक्सट्रीम वर्ड उसने ऐड कर दिया है, डिक्रीज, तो ड्रास्टिकली नो। थर्ड ऑप्शन जैसे ही काटेंगे, सी गया और डी गया, आंसर विल बी ए, क्योंकि 1 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट वी विल मूव 46 क्वेश्चन। 46 में हम देखेंगे vulture which used to be very common in Indian countryside which some years ago and are rarely bees nowadays, this is attributed, पहले जो vultures थे वो बहुत ज़्यादा देखे जाते थे लेकिन अभी ऐसा नहीं है, नहीं देखे रहे हैं। आखिर रीज़न क्या है? एक्चुअली हुआ क्या था, 2010 के बाद से ही आप देख रहे हो कि जो बफेलोज वगैरह हैं या जो भी बोबाइन एनिमल्स हैं, दूध देने वाले एनिमल्स हैं, अगर उनकी बॉडी हीट करती थी या सिंपल उनको अगर फीवर होता था तो उनको एक दवाई ड्रग्स दे दी जाती थी, डिक्लोफेनाक, जिनकी वजह से और वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी कि अगर उस ड्रग्स को अगर वल्चर के या गिद्ध के जो भी बॉडी है अगर उसमें 1% भी आ गया तो उसकी डेथ हो जाती थी। ठीक है, तो वही इसका मेन रीज़न है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस ड्रग्स का प्रोडक्शन वगैरह है उस पर भी बैन किया था और इसके इस्तेमाल को ही उन्होंने रोका था। तो इसका ऑप्शन हम देखेंगे, दिस द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेस्टिंग साइट से तो कुछ नहीं हो रहा है। ए ड्रग्स यूज बाई कैटल ओनर फॉर ट्रीटिंग देयर डिसीज कैटल, यस, बी आंसर इज राइट। स्कार्सिटी ऑफ फूड अवेलेबल, नो, इससे कुछ रिलेटेड। डी, ए वाइड स्प्रेड परसिस्टेंस एंड फेटल डिसीज अमंग देम, ना, डिसीज क्यों हो रही है वही तो हमें मेन रीजन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इसमें देखिए, ड्यू टू द इम्प्रॉपर डिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड कंप्यूटर ऑफ देयर पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट एज ई वेस्ट। कंप्यूटर का जो वेस्ट है या कंप्यूटर से जो भी ई वेस्ट निकलता है वो कौन कौन से एलिमेंट है आपको वो बताने हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको केमिस्ट्री में एकदम ज्ञाता होना है, आप एकदम जर्नल अप्रोच लगाइए कि कौन से केमिकल हो सकते हैं, क्योंकि आप लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ भी कर रहे हैं तो आप उसमें ऐसा कोई हार्मफुल एलिमेंट नहीं होगा जो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा हो। बेरिलियम नहीं पता, क्रोमियम, मरकरी, प्लूटोनियम, कैडमियम, हेक्टाक्लोर और लेड। इसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी, क्या? एक जो आपका है प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अगर रेडियो एक्टिव होगा तो कंप्यूटर रेडिएशन से निकालेगा, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचेगा, तो ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी जर्नल अप्रोच है, ऐसा नहीं है कि आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर लिया खोल के बैठ गए या आप उसको सर्च कर रहे हैं कौन कौन से एलिमेंट है, नहीं। यूपीएससी एक जर्नल अप्रोच चाहती है कि आप जो आपको नहीं भी आता है कि आपको उस मतलब इस तरीके से केस है कि उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता लेकिन आपको फिर भी उसमें एक अप्रोच डेवलप करनी है, आपको उस एंगल से सोचना है जिस एंगल से आप उसके आंसर तक पहुंच सकें। ठीक है, प्लूटोनियम 7 नहीं हो सकता, और 7 और ऐसे ऑप्शंस भी बनाता है यूपीएससी कि अगर आपने एक ऑप्शन भी पकड़ लिया तो आप उसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। और एक और ख़ास बात है यूपीएससी के एग्ज़ाम में कि अगर कोई भी क्वेश्चन 4 ऑप्शन से ज़्यादा है तो उसमें आपको केवल एक गलती ढूंढने की ज़रूरत है। अगर आप एक ऑप्शन गलत करोगे तो आपको आंसर तक आसानी से पहुंच जाओगे। देखो जैसे इसके में 7 ऑप्शंस हैं, अगर आप 7 को अलग करोगे तो ए कटा, सी कटा और डी कसा, आंसर विल बी बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 48, विथ रेफरेंस टू फूड चेन इन इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर। ठीक है, यही तो होता है जो फूड चेन में कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, नो, पॉपुलेशन ही कम्युनिटी होता है, आप एक ही पॉपुलेशन पे नहीं है, डिफरेंट स्पीसीज हैं जो कि एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज रॉन्ग। अगर बी आप काटोगे तो ऑप्शन सी कटा, ऑप्शन बी कटा, और ये हो नहीं सकता, तो आंसर विल बी 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 49 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लाइन टेल मैक्यू फाउंड इन द नेचुरल हैबिटेट। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो एलिमेंट्स है जो आपके कुछ क्योंकि जो 12 में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें मकाऊ एनिमल, जो लाइन मकाऊ टेल एनिमल के बारे में पूछा गया था। अगर आपको वो पता होता तो आप यहाँ से क्वेश्चन लगा सकते थे। अगर नहीं भी पता है तब भी आप यहाँ पे एक बार सोचिए, एनिमल की स्पेसीज है, तमिलनाडु है,
केरला कर्नाटका है, केरला है, आंध्र प्रदेश है। ये कौन सा एरिया है? साउथ वाला एरिया है। साउथ में एरिया में सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट में। वही बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भी है। अब अगर वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा नेचुरल हैबिटेट होगा, ठीक है, या तो चारों होंगे, तो क्या वेस्टर्न घाट के चारों स्टेट्स हैं? आपको पता है कि आंध्र प्रदेश वेस्टर्न घाट में नहीं आता, तो आप ऑप्शन काटिए 4, और ऑप्शन जैसे ही 4 काटेंगे ऑप्शन सी कटा, ऑप्शन डी कटा। अब आप देखिए वेस्टर्न घाट में तमिलनाडु भी आता है, कर्नाटका भी आते हैं और केरला भी आता है, तो आंसर विल बी 1। तो इस तरीके से भी आपको एक अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी कि नहीं भी पता है तब भी आपको उस क्वेश्चन के अंदर सोचना पड़ेगा कि अगर वो ऐसा दे रहा है, ऐसे 4 ऑप्शन बना रहा है, तो आखिर हम कहाँ से पकड़ें, कहाँ को ऐसी कौन सी चीज़ है जो एबनॉर्मल है। मतलब यूपीएससी कहीं ना कहीं खेल रहा होगा आपको बताने की, आपको क्लू उसी में रखा है, बस आपको खींचना है, उस आपके दिमाग को वो चीज़ क्लिक करनी है, और ये चीज़ आपको धीमे धीमे डेवलप करनी होगी अपने अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 50 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स फंक्शन रोल इन द कम्युनिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऐसी कौन सा टर्म है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म है उसके फंक्शंस और उसके फंक्शनल रोल को भी बताता है। एक्चुअली याद रखना, इकोलॉजिकल जो नीशे है, जिसको नीश कहते हैं अलग अलग लोग, इकोलॉजिकल जो नीश है वो आपकी जो स्पेसीज है उसकी लाइफ को डिस्क्राइब करता है। ओके, सो आंसर इसका हो जाएगा बी, क्योंकि इकोटोन क्या होता है? इकोटोन होता है जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका ओशन शुरू हो रहा है, तो ये जो भी आपका ट्रांजिशन जोन होगा उसको कहते हैं इकोटोन। ठीक है, हैबिटेट जहाँ पे कोई भी स्पीसीज रहती है, होम रेंज मतलब आप जिस एरिया में रह रहे हैं, जो आपके घर का रेंज है, तो ये हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। कंसीडर द फॉलोइंग स्टार टॉर्टॉय, मॉन्टियर लिजार्ड, पिग्मी हॉग और स्पाइडर मंकी, और विच ऑफ द अबव ऑफ नेचुरली फाउंड इन इंडिया। अब आपको देखना है इनमें से कौन सा ऐसी एनिमल है जो इंडिया में पाए जाते हैं। अब देखो आपको कौन कौन सा सुना सा लग रहा है। स्पार टॉर्टॉइस के बारे में सुनते रहते हैं, पिग्मी हॉक के बारे में सुन, मोनिट्रॉल रिजॉर्ड के बारे में हो सकता है आपने, लेकिन स्पाइडर मंकी के बारे में तो आपने कभी नहीं, ये इंडिया में नहीं पाया जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो जो आपका स्पाइडर मंकी है ये केवल 1-2 ही कंट्री, मतलब जो अमेरिका है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में ही पाया जाता है। आप 4th ऑप्शन को यहाँ से काटिए, इंडिया में तो ये नहीं है स्पाइडर मंकी। ठीक, तो बी कटा। अब आप 1 2 3 1 है तो 1 है ए में है, तो इस तरीके से आप आंसर ए तक पहुंच गए। ठीक है, आपको नहीं पता था कि बी ऑप्शन है या नहीं है, लेकिन आपको पता है 1 है, तो इस तरीके से आप ए ऑप्शन तक पहुंच गए। Yes, 52. Which of the following can be found as pollutant in the drinking water in some part of India? इंडिया में जो ड्रिंकिंग वाटर है इनमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स पाए जा रहे हैं। आपने जो भी सुना है ना उस पर बहुत ध्यान दिया करो। आपको क्या आता है, आपको जो आता है आपका उसी को अप्लाई करके यहाँ देखना है बस। पहला आर्सेनिक, सुनते रहते हैं आर्सेनिक के वाटर है उसमें मिल गया है जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है। दूसरा सॉर्बिटोल, ये तो नहीं सुना है कभी। फॉर्मेल्डिहाइड, यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बॉडी में जाएगा बहुत हार्म करेगा। 5 ऑप्शन जहाँ पे है वो काटो, बी कटा, डी कटा, बस ये कटा। मैंने क्या बताया था कि अगर 4 से ज़्यादा ऑप्शन हैं तो वहाँ पे आपको एक ऐसा क्लू मिलेगा कि अगर वो आपने पकड़ लिया तो आप ऑप्शन के आंसर तक पहुँच जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपको ये पता होता है कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और अगर यूरेनियम अगर बॉडी में जाने लगा तब तो भाई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आने, बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। ठीक है, आर्सेनिक और भी कोई लेड वगैरह अगर बॉडी में जा रहा है तो ठीक है, आपकी बॉडी बहुत एडवर्स तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही है कि जिसका इलाज करवाना ही मुश्किल है, लेकिन यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे ऑप्शन जैसे ही 5 काटेंगे ऑप्शन आ जाएगा ए 1 and 3। फ्लोराइड के बारे में नहीं पता था लेकिन फिर भी आप यहाँ तक पहुँच गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व 53। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, नॉकरेल बायोस्फीयर रिजर्व। वो पूछ रहा है कि कौन सी जगह कहाँ पे है, आपको ये बताना है। एग्जैक्ट स्टेटमेंट कौन सा मैच है वो आपको बताना है। एक तो है लॉकटक लेक, वरेल लेन, नामडाफा नेशनल पार्क, ये है डाफला हिल। देखिए जो आपका अगर हम बात करें जो बरेल रेंज है वो कहाँ पे है, ये है आसाम में। ठीक है,
और जबकि जो लोकटक लेक है वो कहाँ है आपको पता है, मणिपुर में। तो इन दोनों का तो मेल ही नहीं खा रहा है, तो बी ऑप्शन जहाँ है वो काट दो, ए कटा, बी कटा और सी कटा। नन हो नहीं सकता। नामदाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश और डाफला भी दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन ये एक्चुअली एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। आंसर इज एक जो नौकरेर बायोस्फीयर रिजर्व है वो गारो हिल मेघालय में है, तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 इन द ग्रासलैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज ए पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज, वो पूछ रहा है जो ग्रासलैंड एरियाज हैं वहाँ पे ट्री सक्सेस आगे नहीं आ पाते हैं ग्रास को रिप्लेस करके, रीज़न क्या है? इंसेक्ट एंड फंगस, नो उसकी वजह से तो नहीं होना चाहिए। इंसेक्ट फंगस बढ़ जाएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि ग्रास लैंड जो लैंड है वहाँ ट्री उग जाएंगे। लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, नन ऑफ अबक तो ये नहीं हो। वाटर लिमिट एंड फायर, देखो पानी की अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी, आप ऐसे समझ सकते हो जो डेजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या दिक्कत है, सनलाइट खूब आ रही है और उसकी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स भी बहुत होंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि हाँ वाटर की वजह से जो प्लांट्स हैं उनकी पूरी ग्रोथ नहीं हो पाती, इसकी वजह से वो बंजर है। अगर पानी कहीं पे लिमिट है तो वहाँ पे ग्रास लैंड ही हो पाएगी, ट्री नहीं होगी, क्योंकि ट्री के लिए वाटर ज़्यादा चाहिए। तो आंसर विल बी क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, यस। Next we will move 55. Which one of the following is the correct sequence of the ecosystem in the order of decreasing productivity? बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाते आंसर लगा सकते थे। सबसे ज़्यादा क्या है, मैंग्रोव है, तो ओशन काट दो, दो ऑप्शन वैसे ही कटे, मैंग्रोव है। फिर उसके बाद क्या होगा, ओशन और ग्रासलैंड, तो आपको पता है वो ग्रासलैंड में ज़्यादा होगा, तो ग्रासलैंड। और जैसे ही आपने दो ऑप्शन तक पहुँचे, फिर लेक, फिर ओशन, क्योंकि ओशन में सॉल्ट वाटर होता है, इसमें बायोडाइव अगर हम देखेंगे तो इसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है कंपैरिजन टू मैंग्रोव या ग्रासलैंड या लेक में। मछलियाँ वगैरह और जो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह है वो सब ज़्यादा होते हैं, ओशन में इतने नहीं होते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव 56। कंसीडर द फॉलोइंग फोना ऑफ इंडिया। ऐसे कौन कौन से इंडिया में जो फोनास हैं आपको एनिमल्स बताने हैं, जैसे घड़ियाल, लेदर बैक टर्टल, स्वैम्प डियर, कौन से हैं जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। देखो आप पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 12 से 13 स्पीसीज पूछी थी, उसमें से घड़ियाल और स्वैम्प डियर उसमें लिखा हुआ था। अगर आप इन दोनों के बारे में भी पता होगा तब भी आप क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं बस ये बताने की, तो आप ऐसा ना समझें कि मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन बहुत टफ है हम नहीं कर सकते। घड़ियाल उसमें भी पूछा था, मैंने बताया था कि जो घड़ियाल है वो क्या है, आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज़ है। अगर वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज़ है तो इसका मतलब वो इंडेंजर्ड स्पेसीज़ भी होगा। ठीक है, और जो स्वैम्प डियर है वो आपका इंडेंजर्ड स्पेसीज़ में ही है। मतलब 1 और 3 तो सही है, 1 3 सही है, इसका मतलब 2 भी आप सही ही होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है, तो आंसर विल बी सी। तो आप ये भी देखिए कि अगर कहीं पे भी आपको आइडिया लग रहा है तो यूपीएससी ऐसे ऑप्शन भी सेट करेगा कि आप आसानी से आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट नहीं बनना है, परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से अपने आंसर तक पहुंचने का एक जो तरीका है, जो प्रैक्टिस है, बस वो आपको करनी है। नेक्स्ट है 57। विथ रेफरेंस टू द फूड चेन इन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज आर नोन एज अ डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनमें से कौन सा है जिसको डिकम्पोजर माना जाता है। देखिए जो वायरस है डिकम्पोज वो करेगा ना जिसमें लाइव है, जो वायरस होता है वो जब तक किसी बॉडी पे होस्ट नहीं करता है तब तक वो नॉन लिविंग रहता है, निर्जीव रहता है, तो वायरस तो नहीं होना चाहिए। और जैसे ही आप वायरस काटोगे ना, नहीं वायरस किस मूवी में आई वायरस याद आ गया होगा नहीं, 3 इडियट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग इंटरनल एग्रीमेंट। द इंटरनल ट्रीटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, विच ऑफ द अबव हैज़ द बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी। ऐसी कौन सी चीज़ है जो बायोडाइवर्सिटी को बियर किए हुए ये बता रही है, आपको ये बताना है। तो देखो जी, आप देख के ही समझ जाओगे। जेनेटिक रिसोर्सेज
ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी का ही तो एक पार्ट है कि अगर जेनेटिकली फूड एग्रीकल्चर अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो वो क्या है, एग्रीकल्चर क्या होगा, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको इफेक्ट करेगा। यूएनसीसीडी डिजर्टिफिकेशन डायरेक्ट कनेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी से, बी ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट आएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसीलिए रखे जाते हैं कि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या जो भी डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व किया जा सके, तो 3 ऑप्शन भी सही, तो आंसर विल बी डी 1, 2 एंड 3। 59 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ आवर। ठीक है, अर्थ आवर के बारे में बताना है। ठीक है, तो अर्थ आवर क्या होता है कि एक साल में आपको 1 घंटे के लिए अपनी लाइट को स्विच ऑफ करना होता है, जिसकी वजह से जो हम इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंजर्व कर सकें। और 1 घंटा बचाने का मेन रीज़न ऐसा है कि हम अवेयर कराना चाहते हैं और अवेयर होना चाहते हैं कि हम जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल हम सस्टेनेबली करें, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बना रहे और हमारे लिए भी वो बेनिफिट रहे। ठीक है, और ये याद रखना जो अर्थ आवर जो इनिशिएटिव है वो किसका इनिशिएटिव है, WWF वर्ल्ड वाइड फंड का। इसमें लिखा हुआ है इट इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ UNEP एंड यूनेस्को। ऑप्शन पहला ही गायब हो जाएगा, और पहला ऑप्शन काटोगे तो ए गया और डी गया। दूसरा है इट इज़ मूवमेंट इन विच पार्टिसिपेंट स्विच ऑफ द लाइट फॉर 1 आवर ऑन ए सर्टेन डे एवरी ईयर। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। तीसरा इट इज़ ए मूवमेंट टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड नीड टू सेव प्लानट। यस, एग्जैक्टली आंसर विल बी सी 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है, जिसमें देखना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फूड चेन। आपको फूड चेन का सही सीक्वेंस बताना है। पहला डायोटम्स, क्रुस्टेंसीन और हेरिंग्स। देखिए, और आपको ये याद रखना है जो आपका डाई एटम्स है, अगर आपको ये पता हो फूड चेन में कि कौन सा हर्बीवोरस है या कौन सा ऑटोट्रॉप्स है, कौन सा एलोट्रॉप्स है, कौन सा हर्बीवोरस है, कौन सा कार्निवोरस है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर लेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए था। तो जो डाई एटम्स हैं ये ऑटोट्रॉप्स हैं, मतलब ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। फिर उसके बाद जो क्रुस्टोसीन्स हैं ये क्या होते हैं, ये आपके हैं हर्बीवोरस, वो इसी घास को खाते हैं। फिर जो हेरिंग्स हैं वो है कार्निवोरस, वो इन एनिमल्स को खाता है। तो इस तरीके से ये आपका एक सीक्वेंस बनेगा ए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 61 को नेक्स्ट अपने वीडियो में देखेंगे। क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है, अभी इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कोई भी अगर आपको क्वेरी हो, कोई भी अगर आपको बात समझ में नहीं आई हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।